संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ी दिल्ली में हालात नहीं सुधरे तो लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुलाई आपातकालीन बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया समेत दूसरे अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली में बेतहाशा बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुछ और सख्त एक्शन लिए जा सकते हैं। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन का आज पहला दिन। दिल्ली के कई इलाकों में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। दिल्ली पुलिस बाहर निकलने वाले तमाम लोगों की लगातार चेकिंग कर रही है। दिल्ली के सभी बड़े बाजार बंद हैं। शनिवार और रविवार को जरूरी सेवाओं को छोड़कर के बाकी आवाजाही पर रोक है। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है। मार्केट में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। सड़कों पर गाड़ियां कम नजर आ रही हैं। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही बाहर निकलने की इजाजत है। इसके अलावा जो लोग इमरजेंसी सेवा से जुड़े हुए हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो चुका है और इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है। यहाँ पर आप देखें तो मुसाफिर जो है वो रेलवे स्टेशन से अब बाहर निकल चुके हैं और अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा रहे हैं। लेकिन तमाम जो मुसाफिर हैं वो अभी फिलहाल यहाँ पर इंतजार करने को मजबूर है। क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू है इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलने में थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही है। यूपी में रविवार को रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर के गाइडलाइन आई। गाइडलाइन के अनुसार सभी उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने अपने कार्यस्थलों पर जाने की अनुमति रहेगी। सभी शादी समारोह को शनिवार और रविवार के दिन भी अनुमति रहेगी, लेकिन शर्त यह है कि बंद वाली जगहों पर 50 और खुली जगहों पर 100 लोग ही इकट्ठा हो सकते हैं। यूपी में कल सभी परीक्षाओं के छात्रों और निरीक्षकों को आने जाने की अनुमति होगी। उन्हें बस आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड साथ में रखना होगा। सार्वजनिक वाहनों को कल 50% क्षमता के साथ ही संचालन करने की अनुमति दी गई है। अंतिम संस्कार में बस 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हुई। लगातार तीसरे दिन 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2,34,692 नए कोरोना केस आए। अब तक पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमितों की मौत हुई है। एक दिन में 1,341 संक्रमितों की मौत हुई है। रात की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 1,23,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। अब तक 1,26,00,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 16 लाख से ज्यादा हो चुकी है, यानी देश के अलग अलग अस्पतालों में 16 लाख से ज्यादा लोग भर्ती हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज 60,000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में आज भी एक दिन में 63,729 नए मरीज सामने आए। 398 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में 45,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। कोरोना से गहराते संकट के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने पीएम से ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की है। उद्धव ठाकरे ने पीएम को बताया कि महाराष्ट्र में 1200 से 1500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। स्थिति आपात है और ऐसे में एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। कोरोना काल में जरूरतमंदों के लिए भगवान बने सोनू सूद भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सोनू सूद सेल्फ क्वारंटीन हुए। सोनू सूद ने खुद सोशल साइट पर अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी। कहा, क्वारंटीन हूं पर मदद के लिए हमेशा आपके साथ हूं। देश में कोरोना की दूसरी लहर। देश के कई मंत्री और नेता कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेकुलर के नेता एचडी कुमारस्वामी भी कोरोना संक्रमित पाए गए। कुमारस्वामी ने ट्वीट करके खुद को संक्रमित होने की जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना वायरस की स्थिति पर बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने एक बार फिर से दावा किया कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, देश में आज सुबह तक राज्यों को वैक्सीन की 14 करोड़ 15 लाख डोज सप्लाई की गई है। रिकॉर्ड्स के हिसाब से स्टेट्स के पास 1,58,00,000 डोजेज हैं और जो कि एक हफ्ते के अंदर पाइपलाइन के अंदर सप्लाई के अंदर हैं वो 1,16,84,000 डोजेज हैं। सोनिया गांधी की अगुवाई में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने टीकाकरण के लिए आयु सीमा को घटाकर के 25 साल किए जाने की मांग की। कहा, अस्थमा, डायबिटीज और दूसरी बीमारियों से पीड़ित युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगनी चाहिए। कोरोना पर बिगड़ते हालात को लेकर के राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। शमशान और कब्रिस्तान दोनों जो कहा सो किया। गुरुवार को भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। कहा था, ना टेस्ट है, ना हॉस्पिटल में बेड, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं, बस एक उत्सव का ढोंग है, पीएम केयर्स।
हरिद्वार के कुंभ मेले को अब खत्म किया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद साधु संतों से अपील की है कि अब कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाए। पीएम ने महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर भी बातचीत की है। पीएम मोदी ने कुंभ मेले में संक्रमित पाए जा रहे साधु संतों का हालचाल भी जाना। पीएम मोदी से बातचीत के बाद स्वामी अवधेशानंद गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी अवधेशानंद गिरी ने लोगों से अपील की है कि लोग कम संख्या में हरिद्वार आएं। अवधेशानंद गिरी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम सम्मान करते हैं। हम कुंभ में कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं। बंगाल में 5वें चरण का मतदान जारी है। बंगाल में अब तक 70% मतदान हुआ। 45 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। 5वें चरण के मतदान में भी छिटपुट हिंसा की खबर है। नादिया, जलपाईगुड़ी समेत कई जगहों पर बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के भिड़ने की खबर है। वोटिंग से ठीक पहले जारी एक ऑडियो क्लिप से हड़कंप मच गया है। बीजेपी की तरफ से जारी किए गए ऑडियो को लेकर के ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी का दावा है कि इस ऑडियो में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कूच बिहार के सीतलकुची में टीएमसी उम्मीदवार की कथित बातचीत है। इसमें ममता दंगा भड़काने की कोशिश कर रही हैं। कथित ऑडियो में ममता टीएमसी उम्मीदवार से यह कहती सुनाई दे रही हैं कि वो 10 अप्रैल के दिन मतदान के दौरान सीआईएसएफ की गोली से मारे गए 4 लोगों के शवों के साथ रैलियां करें। আমি অ্যারেস্ট করাবো সব কটা সিআরপিএফকে ডেড বডিগুলো এখন রেখে দাও কালকে ডেড বডিগুলো নিয়ে র্যালি হবে আজকে পরিবারগুলোকে বলবে কেউ ডেড বডি নেবে না ঠিক 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 সব করবে এবং আজকে আগে ভোটটা করে নাও মাথা ঠান্ডা করে। ममता का कथित ऑडियो जारी करते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि मुख्यमंत्री शवों के साथ अपने प्रत्याशी को रैली में हिंसा फैलाने के लिए भड़का रही हैं। ममता का कथित वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऑडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि टीएमसी गिद्ध राजनीति का प्रतिनिधित्व कर रही है। लॉकेट चटर्जी ने ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। जानवर को लेकर, डेड बॉडी को लेकर राजनीति ममता बनर्जी के चरित्र में है। अभी ये बोल रहा है कि अभी कल डेड बॉडी को लेकर प्रोसेशन होगा, जुलूस निकलेगा और इसमें क्या होगा? इसमें कम्युनल दंगा। इन आरोपों के बीच तृणमूल कांग्रेस ने ऑडियो क्लिप को फर्जी करार दिया है। टीएमसी ने दावा किया कि इस तरह की कोई बात कभी हुई ही नहीं। टीएमसी ने दावा किया कि इस ऑडियो में एडिटिंग की गई है। बीजेपी बस नए फर्जी हथकंडे अपना रही है। তারা নির্বাচনের আগে বহু আগে থেকে শুরু করেছে এবং যে টেপটি আপনারা এইমাত্র দেখলেন সেটি সাম্প্রতিকতম সংযোজন। টেপে আমাদের দলনেত্রী আমাদের একজন দলীয় কর্মকর্তার সঙ্গে প্রার্থীর সঙ্গে কথা বলেন। पश्चिम बंगाल कोलकाता के विद्यानगर में भाजपा और तृणमूल के बीच हिंसक झड़प हुई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों ने मतदाताओं को मतदान करने में बाधा डालने का आरोप लगाया है और देखते ही देखते आपस में हंगामा हो गया। कमरहट्टी में टीएमसी प्रत्याशी मदन मित्रा ने दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा की। वहां पर केसरिया रंग की पट्टी बांध करके मैदान में उतरे टीएमसी नेता। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार मदन मित्रा ने आरोप लगाया कि पोलिंग बूथ के अंदर जाने से पहले केंद्रीय बलों ने जेब की तलाशी ली। चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की गाड़ी पर हुई बमबारी। टीएमसी कर्मियों ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। वोटिंग से पहले नादिया के राणाघाट उत्तर पूर्व विधानसभा के टीएमसी उम्मीदवार समीर कुमार पोद्दार पर यह हमला हुआ। नादिया जिले के सोगना 64 नंबर बूथ इलाके में एक भाजपा नेता के घर पर बमबारी की गई। टीएमसी कर्मियों पर आरोप लगा है। टीएमसी ने मिनाखा के बूथ संख्या 114 पर बम से हमले का आरोप लगाया। टीएमसी ने तस्वीर जारी की। आईएसएफ कैडर पर बमबाजी करने का आरोप लगाया। टीएमसी के 2 कार्यकर्ता घायल बताए जा रहे हैं। गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा के नेता बिमल गुरुंग ने बीजेपी और पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा बंगाल में नहीं बनेगी बीजेपी की सरकार। बिमल गुरुंग ने पीएम मोदी पर आक्रामक हमला करते हुए कहा कि बंगाल में हिंसा, बदले की राजनीति और गोलीबारी की सियासत नहीं चल सकती। बंगाल में बीजेपी के पास जनसमर्थन नहीं। हेलमेट पहनकर बूथों का जायजा लेने के लिए निकले मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी। कहा बीजेपी फैला रही है हिंसा। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा कि बीजेपी उनके विधानसभा क्षेत्रों में अराजकता पैदा करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन हम बीजेपी को उसके मंसूबे में सफल नहीं होने देंगे। कहीं पर भी हो सकती है हिंसा, इसलिए हेलमेट पहना। कोरोना के कहर के बीच 5वें चरण के मतदान से पहले मुर्शिदाबाद के जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार की कोरोना से मौत। आरएसपी उम्मीदवार प्रदीप नंदी की मौत। कोरोना से संक्रमित होने के बाद आरएसपी उम्मीदवार प्रदीप नंदी कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद के ब्रह्मपुर अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी ओंकार दीदी पर साधा निशाना। कहा
दीदी पर अहंकार इतना हावी हो गया है कि दीदी को अपने आगे हर कोई छोटा दिखाई देता है। पीएम ने दीदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 4 दौर का मतदान खत्म हो चुका और इस बीच दीदी भाईपो का पत्ता साफ हो गया। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आसनसोल में कहा कि बंगाल में अब तक जो सरकारें रहीं, उन्होंने आसनसोल में कहां से कहां उसको पहुंचा दिया। जहां कभी लोग चाकरी के लिए आते थे, आज यहां से लोग पलायन हो रहे हैं। मां माटी मानुष की बात करने वाली दीदी यहां पर हर तरफ माफिया राज बन गया। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पूर्वी वर्धमान में रैली की और रैली के दौरान ममता ने पीएम मोदी पर जमकर के हमला बोला। कहा पीएम मोदी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन देश में महंगाई चरम पर है, आम जनता परेशान है। ऐसे में पीएम लोगों से ये क्यों नहीं बताते कि गैस सिलेंडर का दाम इतना महंगा कैसे हो गया। लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पिछले 3.5 साल से सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को आज जमानत मिल गई। दुमका कोषागार केस में अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले में भी जमानत मिल गई। जमानत की खबर आते ही उनके घर में समर्थकों के साथ मिठाइयां बांटी हुई दिखाई दी। अदालत ने लालू प्रसाद को 5-5 लाख रुपए का जुर्माना राशि और 1-1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है। लालकिला हिंसा मामले के आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। बताया जा रहा है कि जरूरी कागजी कार्रवाई के बाद दीप सिद्धू जल्द से जेल से बाहर आ जाएगा।